तो अब बात करेंगे पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 है भाई, पार्ट 2 ऑफ वर्ड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर कौन सा है? फुल लेंथ टेस्ट नंबर ये 4 है। उसके पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर दी फॉलोइंग एडेप्टेशनल फीचर्स। कुछ एडेप्टेशनल फीचर्स दिए हुए हैं यार। How many of the above adaptational features? How many of the above adaptational features are observed in organism found in the abyssal zone of ocean? जो abyssal zone होते हैं, सपोज करो ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, एकदम नीचे में डीप में जो एबेसल जोन्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेन एरियाज होते हैं, उसको हम बोलते हैं एबेसल जोन। मतलब एक तरह से बेंथिक जोन की बात हो रही है ना। वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके फीचर्स की बात करनी है भाई। उनको अगर सर्वाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्लो मेटाबॉलिक रेट होना चाहिए, बिकॉज खाना जल्दी जल्दी पचेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर भूख लग जाएगा और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा चीज़ें, बिकॉज वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, खाना बहुत कम होता है। सो स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है, स्लो मूवमेंट होता है। रिजिड स्टमक एंड माउथ हुआ तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है यार, ज़्यादा सारी चीज़ों को ये पचा सकते हैं। एंड बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा छोटा सा अजीब सा एकदम गहराई से चमकता हुआ चीज़ निकलता है, वो हमारे पास एबेसल जोन में पाए जाते हैं, एकदम बेंथिक जोन में पाए जाते हैं, है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं बिकॉज उनको डराना है अपने प्रेडेटर को। क्वेश्चन 52 है, एंड ट्राइकोग्लोसम स्वामी और स्वैम्वीस स्वैंथी, है ना। ट्राइकोग्लोसम स्वैनिथी। ओके, स्वैम्वीस स्वैनिथी रिसेंटली न्यूज ये क्या है भाई? एक फंगस स्पीसीज है। ओके, ट्राइकोग्लोसस स्वैनिथी इज अ फंगस स्पीसीज। क्वेश्चन 53 है, विद रेफरेंस टू दी कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल दैट इज CMS, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है CMS के बारे में, करेक्ट। इट इज एन इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट कम्स इनटू फोर्स इन 1983। बिल्कुल सही बात है। UNEP के अंदर एक प्रोग्राम है जो कि 1983 में आया था यार, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ दी ओनली कन्वेंशन दैट डील विद टेकिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ स्पीसीज फ्रॉम दी वाइल्ड। बिल्कुल सही बात है यार, एकमात्र ऐसा कन्वेंशन जो कि डील करता है किसी भी स्पीसीज को अगर आप वाइल्ड से ले जा रहे हो या फिर हार्वेस्ट कर रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, मार रहे हो, तो उसके साथ एकमात्र ऐसा हो कि ट्रीटी नहीं है, याद रखना। ओनली देख के गलत मत कर देना भाई, यहाँ पे एकमात्र ऐसी ट्रीटी जो कि डील करता है टेकिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम दी वाइल्ड, और कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन 54 है, थेंका पेंटिंग्स। हमको बात करनी है कि थेंका पेंटिंग्स की हैज़ बीन, और थेंका पेंटिंग्स हैज़ अ क्लोज एसोसिएशन विद द फॉलोइंग रिलीजन। तो थेंका पेंटिंग्स जो है वो बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है यार। बुद्धिज्म में एक इंपॉर्टेंट प्रकार की पेंटिंग कैटेगरी है ये थेंका पेंटिंग्स। क्वेश्चन 55 है, ग्रंथा इज स्क्रिप्ट डेवलप ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड फॉर राइटिंग द प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज इन तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात है। ग्रंथा एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज को लिखने की बात होती है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ दिस ग्रंथा स्क्रिप्ट इज विजिबल इन महेंद्र वर्मन, है ना, तिरुचिरापल्ली, है ना, तिरुचिरापल्ली रॉक कट एंड उदयरम प्लेट्स, है ना, उदयवेंद्रम प्लेट्स। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। दोनों के अंदर देखने को मिलता है ये जो हमारे पास ग्रंथा स्क्रिप्ट है जिसमें से हमारे पास इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज को लिखने के लिए तमिलनाडु के अंदर, है ना। महेंद्र वर्मन रॉक कट केव्स एंड उदयन ड्रम प्लेट्स में देखने को मिलता है इनका मेंशन हमको। क्वेश्चन 56 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सोशल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमको बात किसी करनी है सोशल एस्पेक्ट की बात करनी है एंशिएंट इंडिया की। इन एंशिएंट इंडिया वुमेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वैदिक रिचुअल्स अलॉन्ग साइड विद मेन। बिल्कुल सही बात है। एंशिएंट इंडिया में मैन और वुमेन दोनों की इक्वल कैटेगरी थी, बट धीरे धीरे वैदिक पीरियड आया, लेटर वैदिक में हमारे पास वुमेन की जो कैटेगरी थी, वुमेन की जो है ना पोजीशन तो डाउन होते गया। The guilds in ancient India known as श्रेणीज were exclusive to the higher caste। नो भाई नो, श्रेणीज जो था ये प्रोफेशन और
ना क्या लिखा है, बारिंग लोअर कास्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशलाइज्ड ट्रेड एंड प्रोफेशन। ना भाई ना, ये जो श्रेणीज की जो कैटेगरी है, गिल्ड्स है ना जिनको श्रेणीज भी बोलते हैं, ये किस पे बेस्ड था भाई, किसी भी हायर कास्ट के लिए एकदम एक्सक्लूसिव नहीं था भाई। कोई भी एनी सोशल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता हो, है ना, जिसके पास एकदम ट्रेड या फिर प्रोफेशन है ना, कोई पर्टिकुलर ट्रेड एंड प्रोफेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भी श्रेणी कहलाएगा। ऐसा नहीं कि इट इज़ लिमिटेड टू हायर कास्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 57 है, विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द संगम एज। हमको बात किसी करनी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करनी है ड्यूरिंग द संगम एज। मवेंद्रम रिफर्स टू द 3 क्राउन किंग्स, दैट इज चोलास, चेरास एंड पांड्यास। चोलास, चेरास एंड पांड्यास को हम क्या बोलते हैं, मवेंद्रम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। चोला कंट्रोल दी कावेरी डेल्टा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो कावेरी डेल्टा तो चोलास कंट्रोल करते थे। मुजरी एंड टुंडी वेर दी पार्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ पांड्या, नो दे वेर दी पार्ट ऑफ चेरास, बिकॉज है ना, जो ये मुजरिस या फिर टुंडी है, ये हमारे पास यहाँ पे है भाई, केरला वाले रीजन में है, इन वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना, वेस्ट कोस्ट में है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड उनके फाउंडर्स के साथ मैच करना है। न्याय जो फिलोसफी है उसको गौतमा ने फाउंड किया था, बिल्कुल सही बात है। वेदांता को किसने, भद्रायाना ने फाउंड किया था, बिल्कुल सही बात है। सामाख्या को कपिला ने एंड मीमांसा को जैमिनी ने। करेक्टली मैच पूछा है भाई, चारों के चारों करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फिलोसफी पूछी जाती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसके फाउंडर्स कुछ के इंपॉर्टेंट, लेकिन वेदांता के मत भूलना, फाउंडर कौन थे, है ना, भद्रायाना, मीमांसा के जैमिनी, न्याय का तो गौतम याद रहता ही है, रहता है। सामाख्य को तो कपिल वस्तु जो है ना, तो सबको याद रहता है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है ऑल। कंफ्यूज मत होना, आपसे ऊपर नीचे करके कंफ्यूज किया जाएगा, है ना। तो उसका ट्रिक क्या है, NG SK, ठीक है। SK मतलब SRK जो है ना, शाहरुख खान। NG मतलब नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी मतलब न्याय जो है गौतमा है एंड समाख्या जो है कपिल है। बाकी सब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो छो जाता है भाई। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ प्रोसीड करना है तो समझना ही भाई। सबसे नीचे में यहाँ पे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में यहाँ पे इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है। उसके बाद यहाँ पे सिंगापुर है, छोटा सा आइलैंड है सिंगापुर, और ऊपर में यहाँ पे बैंकॉक है भाई, और वियतनाम के पास यहाँ पे हैनोई है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले जकार्ता आएगा, फिर सिंगापुर आएगा, फिर बैंकॉक आएगा, फिर हनोई आएगा। 3 4 1 2, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 60 है, पंद्रम आइलैंड विच इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ लैंड ओनरशिप वे रिसेंटली इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है ना भाई। 15 आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप के रेफरेंस में यहाँ पे न्यूज में था भाई। क्वेश्चन 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इवेंट ऑफ ला नीना। हमको बात किसी करनी है भाई, ला नीना की बात करनी है, ठीक है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अ ट्रिपल डिप ला नीना इज अ मल्टी ईयर कूलिंग ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, बिल्कुल सही बात है यार। इक्वेटोरियल पैसिफिक अगर लगातार 3-4 साल कूलिंग हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल डिप ला नीना देखने को मिलता है। जनरली ला नीना अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन अल नीनो, ना भाई ना, अल नीनो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, हर 3 से 4 साल में होता है ना। बट हमारे पास जो एल नीनो है ना, सॉरी जो ला नीना है वो हमारे पास लगभग हर 10 साल में होता है। ड्यू टू ट्रिपल डिप ला नीना देयर इज अ स्लो डाउन इन द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से हमारे पास बारिश हुआ तो फार्मर बहुत खुद है, बस 1-2 साल बाद उनको फिर समझ आया कि भाई हम गलती में जी रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ उनको नहीं समझ आता, उनको समझ आता है बस MSP कितना है, लेकिन ये समझ आना चाहिए कि भाई 3-4 साल से ला नीना का ईयर चल रहा है, इसलिए हमें बारिश अच्छी हो रही है। बट जिस साल ये खत्म हुआ, अल नीनो आया और ख़त्म सब चीज़। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करंट दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नॉर्थवर्ड इनटू द नॉर्थर्न अटलांटिक, बिल्कुल सही बात है यार।
ये क्या करते हैं, हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, तो ये क्या करता है नॉर्थवर्ड की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक में यहाँ पे गर्म पानी को लेके जाता है यार, सही बात है। दिस सर्कुलेशन ब्रिंग वार्म टू वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोब एंड ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट नेसेसरी टू सस्टेन ओशियन लाइफ, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। जितने भी जूट मिल्स हैं जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, हुगली रिवर के बैंक में पाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो हुगली निगर के आसपास है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है जूट को बनाने के लिए। एंड इस इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, जो बिकॉज रोड से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा चीज़ें। एंड अबंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट, ये भी सही बात है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट, ये भी एक सही बात है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल इन दी हुगली बेसिन, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स से आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, लेक रैटबा और लैक रेक, जिसको हम पिंक लेक भी बोलते हैं, इट इज़ रिसेंटली ऑन वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द नाइट्रेट लेवल, ठीक है ना। जो पिंक लेक है वो ख़त्म होने के कगार पे है भाई, बिकॉज नाइट्रेट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये लोकेटेड कहाँ है, ये हमसे पूछा गया है कि इसराइल के अंदर है ना, कहीं चांद के अंदर है ना, कहीं ब्राज़ील के अंदर है ना, ये सेनेगल के अंदर है। आंसर क्या हो जाएगा ए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में से हमसे पूछा गया है यार। क्वेश्चन नंबर 65 है, द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में था और ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें लगी, बट यहाँ ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कवर कर रहे हैं हम। तो हमको बात करनी है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट की, CDP की बात करनी है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट वन ऑफ द प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग एजेंसीज अक्रॉस ग्लोब, one of the prominent environmental, social and governance rating agencies across globe assessing companies on their environmental performance, ठीक है। तो ये क्या है भाई, रेटिंग एजेंसी है। जो इन्वायरमेंटल कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है ना, वो एक रेटिंग एजेंसी है ना, जो कि रेट करती है कि कौन सी कंपनी कितने कार्बन ना एमिट कर रहे हैं, मतलब डिस्क्लोज कर रहे हैं कि उनका कार्बन एमिशन कितना है। सो ये बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा वन ऑफ द प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग एजेंसीज अक्रॉस ग्लोब असेसिंग कंपनीज ऑन देयर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। हमको किसकी बात करनी है भाई, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात करनी है, SCLSC की, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात करनी है। It was constituted under the Section 3A of the Legal Service Authority Act of 1987, बिल्कुल सही बात है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था। It is an effort to provide legal aid and assistance to marginalized and weaker sections of the society, बिल्कुल सही बात, जो गरीब और दुखी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ दी SCLC, ना भाई ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं किसी आदमी को, जनरली जो सीटिंग जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, है ना, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एज अ चेयरमैन, और इनके अंदर जो मेंबर्स काम करते हैं इसके अंदर वो कौन कौन होते हैं उसको सब कुछ CJI डोमिनेट करता है यार, एंड नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांसजेंडर। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ देवर आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, इंडिया की जो फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ओके, फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ओके, फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया था, उसकी बात करनी है भाई। फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस है ये हमको बताना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांसजेंडर विदाउट द कंसेंट, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ट्रांसजेंडर के उसके कंसेंट के बिना प्रोहिबिट नहीं, उसको जेंडर आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। राइट टू चूज द प्रोनाउन
जेंडर एंड चूजन नेम एट वर्क प्लेस, बिल्कुल सही बात है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बुलिंग बेस्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटी, कोई भी फॉर्म बुलिंग करोगे आपके जेल के अंदर इतना लंबा तक जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने की बात करते हैं अंडर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज पॉलिसी, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। हमसे प्रोविजंस कौन कौन से पूछा तो चारों प्रोविजंस हैं यार, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। हमको बात किसकी करनी है? राज्यसभा इलेक्शन की बात करनी है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर्स और इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बिल्कुल सही बात है। जो कि चुने जाते हैं राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं जिनको हमने इलेक्ट किया वो यहाँ पे इसको इलेक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बिल्कुल सही बात है ना। हमारे पास जैसे लोकसभा का चुनाव होता है उसी प्रकार का हमारे पास यहाँ पे इसका चुनाव होता है, बट हाँ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है बिकॉज हमारे जो चुने हुए लोग हैं वो इनको चुन रहे हैं। ऑल स्टेट इन इंडिया आर इक्वल, ओके, ऑल स्टेट इन इंडिया आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। ना भाई ना, स्टेट जो है वो राज्यसभा में उनके प्रपोर्शन के रेस्पेक्ट में, है ना, उनके पॉपुलेशन के रेफरेंस में यहाँ पे क्या किए हैं, उनके प्रपोर्शन के, है ना, उनके पॉपुलेशन के रेस्पेक्टिव में यहाँ पे डिवाइड किया कि कौन से स्टेट में कितने मेंबर्स राज्यसभा के होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली, है ना, कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो कि यूनियन टेरिटरी में हमको राज्यसभा का मेंबर चूज करना है तो वहाँ पे कौन करेगा? बिकॉज यूनियन टेरिटरी में तो यहाँ पे जनरली तो हमारे पास 2 ही यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। उन यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ पे क्या होता है यार, वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसको बनाया जाता है फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ड्रॉ और लॉटरी कैन नॉट बी यूज टू सेटल टाइड इलेक्शन फॉर राज्यसभा। ना भाई ना, लॉटरी का इस्तेमाल किया भी गया है और कर भी सकते हैं जब ड्रॉ हो जाए तो, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली टू, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, Which of the following provisions of the Indian Constitution can be amended by special majority, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या को हम अमेंड कर सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। मेजोरिटी द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। मेजोरिटी द पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी द हाफ ऑफ द स्टेट्स, इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तो कोई भी फेडरल नेचर को चीज को अगर हमको अमेंड करना है तो ये हमारे पास जरूरी रहेगा, स्पेशल मेजोरिटी जरूरी रहेगा यार। द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर को हमको क्या करना है, एक्सटेंट को यहाँ पे अमेंड करना है तो हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी का यूज होगा, बिल्कुल सही बात है यार। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है। 7th शेड्यूल एक तरह से फेडरल नेचर को अफेक्ट करने की बात हो रही है। सो वहाँ पे भी हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये समझना नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट का मेजोरिटी हो रहा है यार, पार्लियामेंट के साथ साथ हमारे पास स्टेट के कंसेंट भी लिया जाता है, हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लिया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर एनसाइरेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया गया है ये हमसे पूछा गया है। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही बात है यार। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी लॉ, अगर किसी भी पर्सन के लिए स्पेशल, है ना, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। इक्वालिटी सबके लिए बराबर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ में एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होता है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह 1 ओनली। तो याद कैसे तरीका है, याद करने का तरीका क्या है, इक्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी मतलब स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, ठीक है। इक्वालिटी तो स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। और हमारे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पूछा गया है तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब समझ भाई, संविधान ने ये बनाया कि सबको ट्रीट सेम करना है, तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर लॉ को प्रोटेक्ट करना है ना भाई, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिकॉज अनटचेबिलिटी अगर हो रही है तो वो हमारे पास लॉ को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेट करना है हमको इक्वालिटी को, एक चीज़ को याद हो, दूसरा अपोजिट है, ठीक है। तो इक्वालिटी में हमारे पास क्या होगा यार, इक्वालिटी में हमारे पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। एक लाइन याद रखना है, बाकी सब खत्म हो जाएगा।
ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन में गलत करते हैं, याद नहीं करना। इक्वलिटी हमारे पास क्या होता है, एब्सेंस प्रिविलेज है ना, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, तो ये बात याद रखना अपने को। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। हमको बात किसी करनी है, इंटरऑपरेबिलिटी की बात करनी है, यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। ठीक है, सो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड यूपीआई की बात करनी है। इट विल एंश्योर व्हाट, इट विल एंश्योर सीमलेस ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कस्टमर एंड मर्चेंट, seamless transaction between a customer and a merchant without having the need to switch between multiple digital platforms। बिल्कुल सही बात है यार, एक सीमलेस ट्रांजेक्शन होगा, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्विच नहीं करना पड़ेगा, मूव नहीं करना पड़ेगा। जब सीबीडीसी और यूपीआई को एक दूसरे से रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे, इंटरऑपरेबल बना देंगे तो। मर्चेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कीप अ सेपरेट क्यूआर, नो, एक ही क्यूआर से है ना, एक ही क्यूआर से वो क्या कर सकते हैं, सीबीडीसी के अंदर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंदर हमारे पास पेमेंट ले सकते हैं, या फिर यूपीआई से भी पेमेंट ले सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट विल प्रोपेल द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल रूपी, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जब इंटरऑपरेबिलिटी रहेगा तो जो आज यूपीआई इस्तेमाल करें, धीरे धीरे वो क्या करना करेंगे, सीबीडीसी इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, तो एक तरह से ये प्रमोट करेगा डिजिटल रूपी को। करेक्ट हमसे पूछा गया है, सिर्फ 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अब आर द एम। हमसे पूछा गया है एम, किसका एम भाई, गवर्नमेंट इन टारगेटिंग टू अचीव थ्रू द थीम, है ना, जो क्लीन एंड ग्रीन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है अंडर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है ना, जो क्लीन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करनी है अपने को। क्लीन एंड ग्रीन विलेज का कॉन्सेप्ट की बात करनी है, इसमें से कौन कौन सा एम लिया गया है। अगर हमने क्लीन एंड ग्रीन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी बनेगा, रूरल इकोसिस्टम में, बिल्कुल सही बात है। एक सस्टेनेबल विलेज बनाएगा, ये भी सही बात है। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल सही बात है, हम जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हायर ट्रेड डेफिसिट कपल्ड विद लो सरप्लस इन नेट सर्विस कुड लेड टू द वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है भाई, अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है और आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, नेट सर्विस आपका लो है, विथ लो सरप्लस इन नेट सर्विस, नेट सर्विस आपका जो है वो कम है, मतलब आप समझना आपकी लोग आपके यहाँ से बाहर काम करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे ये दोनों के बीच में अगर गैप ज़्यादा हुआ तो करंट डेफिसिट जो होगा वो बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है यार। अ लोअर CD ऑफन सिग्नल स्ट्रेंथनिंग एक्सटर्नल सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ज़्यादा हुआ तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर एक प्रकार से कमजोर हो रहा है, ऐसा हमको पता चलता है। बिकॉज ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है भाई, हम दूसरे देश से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे लिए ख़राब बात है। तो ये हमारे पास जब CAD मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जब वो कम होता है तो हमारे देश के लिए अच्छा है। कंट्रीज विद हायर करंट अकाउंट डेफिसिट आर एट रिस्क ऑफ करेंसी डिप्रिसिएशन, बिल्कुल सही बात है यार। सपोज करो किसी देश में, सपोज करो वेनेजुला हो गया, वेनेजुला में हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट हो गया है भाई, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, विद रेफरेंस टू द एंजल टैक्स। एंजल टैक्स कैसा टैक्स है, ऐसा टैक्स है जो कि बाहर के जो लोग आदमी हैं, जो कि अनलिस्टेड आदमी है ना, प्रॉफिट कमा रहा है शेयर को बेच के, उसमें लगाया जाता है भाई। तू कैसे भी, क्योंकि सरकार कोई भी आदमी जो कि बिना मतलब जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर टैक्स लेने से चुकेगी नहीं भाई। इट इज लेविड व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी इशू शेयर टू एन इन्वेस्टर एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आप शेयर इशू कर रहे हो और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है और सरकार आपको छोड़ दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उस पर टैक्स लगाएंगे, इस टैक्स का नाम क्या देंगे? एंजल टैक्स। इट वॉज इम्पोज्ड ऑन इन्वेस्टर मेड बाय द रेसिडेंट इन्वेस्टर एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर। देखो भाई, पहले जो था ना, ये ना अभी अमेंडमेंट हुआ है, पहले जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है ना, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं पे एंजल टैक्स लगता था। लेकिन अब जो रेसिडेंट है, हमारे देश के हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पे टैक्स लग जाता है, बाहर के लोगों पर लगता ही लगता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाबार्ड। नाबार्ड की बात करनी है। नाबार्ड का मतलब क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लाइज्ड इन 1982 अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि भाई नाबार्ड कुछ और बैंक दे दिया जाए, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, हमारे पास कुछ और बहुत सारी चीजें दे दी गई, तो उसको हमको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको डेट याद होना चाहिए कि नाबार्ड 1982 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 में बनाया गया था। इट प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, नाम से ही एग्रीकल्चर समझ आ रहा है भाई। नाबार्ड में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाम से ही समझ आ रहा है, तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। एंड इट हैज इशूड द फर्स्ट रूपी डिनोमिनेटेड AAA रेटेड सोशल बॉन्ड प्राइवेटली टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू एलिजिबल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही बात है। AAA रेटेड सोशल बॉन्ड मतलब समझ रहा, बहुत हाई क्वालिटी का बॉन्ड है भाई, बहुत आसानी से बिक जाएगा। और पहली बार किसने इशू किया था? नाबार्ड ने इशू किया था, तो ये सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, विद रेफरेंस टू इंडियन स्कीमर consider the following statement. It is found in the coastal estuaries of western and eastern India. बिल्कुल सही बात है। इंडियन स्कीमर्स जो है हमारे पास एस्चुरीज में पाया जाता है। एक प्रकार से क्या का स्पीसीज है भाई? ये पक्षी का स्पीसीज है, ठीक है। एंड इट इज फाउंड इन द कोस्टल एस्चुरीज ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है। और एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है, रेड लिस्ट के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। देखो जो चीज़ें स्पीसीज जो न्यूज़ में रहे, तो खास करके बर्ड स्पीसीज एंड हमारे पास एम्फीबियन स्पीसीज हो, तो कभी भूलना मत, बिकॉज यूपीएससी ने बार बार फोकस किया बर्ड्स और एम्फीबियंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद रेफरेंस टू द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, हमको बात किसकी करनी है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था यार। एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 12th कॉन्फ्रेंस। याद देखो, जो को 15 लिख दिया है, तो 12th कॉन्फ्रेंस कैसे हुआ? इट इज द 15th कॉन्फ्रेंस अंडर द CBD, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो पहली बार 2002 में लिया गया था, उसका 15वां मीटिंग है ये, नॉट 12वां। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। 30/30 टारगेट्स इज इंक्लूडेड इन द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है यार, 30% हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रिवेंट करेंगे लॉस होने से, है ना, 2030 तक। ये टारगेट यहाँ पे बनाया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डू ओनली। क्वेश्चन 78 है, हाउ मेनी ऑफ देयर आर द बेनिफिट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। आप प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हो तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं भाई? एडवर्स इफेक्ट जो है एनवायरमेंट में कम होगा, बिल्कुल सही बात है ना। क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा यार, है ना। रिड्यूसिंग द कॉस्ट जो है अपने क्रॉप को उगाने का वो कम हो जाएगा। वर्क की सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। प्रिसीजन फार्मिंग मतलब जहाँ पानी जरूरी है वहीं पानी दे रहे हो आप, जहाँ पे खाद जरूरी है वहीं पे खाद दे रहे हो आप, फालतू में कहीं और फेंक नहीं रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो एक बोलते हैं इसको प्रिसीजन फार्मिंग। एंड ड्रिप इरीगेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी स्पर विंग, लैपविंग, ब्लैक नेक्ड गैरबी, टाइगा फ्लाई कैचर एंड टाइल्टर लीफ वैबलर, दिस आर व्हाट? दिस आर बर्ड स्पीसीज। याद रखना, ये ब्लैक नेक्ड ट्रेन सुना होगा ना, तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बर्ड्स, है ना। ब्लैक नेक जो है, काले कलर का गर्दन है इसका, है ना, तो ये किसके साथ रिलेटेड है? बर्ड्स के साथ। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन यार। क्वेश्चन नंबर 80 है, दर अस सलाम डिक्लेरेशन समटाइम सीन इन द न्यूज़। ठीक है, तो दर अस सलाम डिक्लेरेशन जो था वो न्यूज़ में था बिकॉज इट इज रिलेटेड विद डोंकी प्रिजर्वेशन। जो गधे हैं उनको, गधे मतलब वो गधे नहीं, खच्चर, उसके प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, बिकॉज इकोसिस्टम में उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है यार। क्वेश्चन 81 क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट की बात करनी है इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वे रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसको 1993 में नहीं, 1793 में किसने? कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। रॉयट वाली सिस्टम, रॉयट मीन्स पीजेंट, यहाँ पे पीजेंट कलेक्ट करके देते हैं डायरेक्टली किसको? स्टेट को, है ना। रॉयट वाली सिस्टम इन डेक्कन वाज एस्टैब्लिश्ड और वाज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी। ना हॉल्ट मैकेंजी में MA आ रहा है, मैकेंजी में MA आ रहा है, तो MAHL महल। सो महल वाली सिस्टम इज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड और हॉल्ट मैकेंजी। जो रॉयट वाली सिस्टम था, इट इज इंट्रोड्यूस बाय मुनरो एंड रीड। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट।
इन द महालवाड़ी सिस्टम द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे महाल बोल रहे हैं। तो महालवाड़ी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकेंजी, MA। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म और एक्सट्रीमिज्म, है ना। हमको बात किसी करनी है रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म की बिगिनिंग की बात करनी है। द डिसइल्यूशनिस्ट विथ मॉडरेट पॉलिसीज लेड टू द राइज ऑफ एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही बात है ना। जो रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म था वो क्यों हुआ, बिकॉज जो मॉडरेट की पॉलिसीज थी ना उसमें यहाँ पे ना उसमें एक तरह से कुछ फ़ायदा होने नहीं लगा, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्शन करने की जरूरत पड़ी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। द अनुशीलन समिति फोकस्ड ऑन फिजिकल फिटनेस एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज़ टू आउस्ट द ब्रिटिश, बिल्कुल सही बात है, दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है भाई, द क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942, हमको बात किसी करनी है क्रिप्स प्रपोजल की बात करनी है। 1942 वर रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, ये हमसे पूछा गया है। मेंबर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट इज प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ना, इसको इन्होंने डिस्क्वालीफाई या फिर रिजेक्ट इसलिए कर दिया बिकॉज ये बोल रहे थे, जो क्रिप्स प्रपोजल था वो ये बोल रहा था कि जो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स होंगे ना उसको नॉमिनेट कौन करेगा भाई, जो राजा होगा वो नॉमिनेट करेगा बोल रहा था, इसीलिए नाराज थे, इसीलिए यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिए, कारण ये था। इट हैड द प्रोविजन फॉर द सक्सेशन ऑफ प्रोविंस फ्रॉम द इंडियन यूनियन दैट वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन को मर्जी नहीं, जिसको मतलब सहूलियत नहीं थे, मतलब सहमत नहीं थे, वो हट भी सकते हैं, ये भी बोल रहा था, इसीलिए रिजेक्ट कर दिए इसको। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 84 है विथ रेफरेंस टू द कार्नेटिक वॉर इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1701 से लेके 1800 तक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्नेटिक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियन टू द मालाबार कोस्ट, ना भाई नाम कोरामंडल कोस्ट, ये सपोज करो इंडिया है तो ये मालाबार कोस्ट है, ये कोरामंडल कोस्ट है, तो कोरामंडल कोस्ट को यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था, कार्नेटिक। Okay, so this is incorrect. The beginning of the first Carnatic War was linked to the development in Europe, बिल्कुल सही बात है। जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था उसके ऊपर से जो है ना यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई हो रही थी, और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो था इट एंड अप्स इन द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले, बहुत इंपॉर्टेंट है। The English became the supreme European power in Indian subcontinent after the victory in the third Anglo-Carnatic War, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो भाई मटेरियल समथिंग दैट इज मटेरियल के साथ कौन बात करता है, मटेरियल की कौन बात करते हैं, कार्ल मार्क्स बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल की बात करते हैं, बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, इसकी बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 86 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ रीजन्स दिए हैं भाई, उसको कंट्री के साथ मैच करना है। बुनियो एरिस, बच्चे को पता है यार, जो फुटबॉल देखता है अर्जेंटीना में कैपिटल है यार ये, है ना, तो अर्जेंटीना कैपिटल क्या है, बुनियोस एरिस, तो ये गलत बात है कि स्टूडेंट बोला, गलत बात है। एंड पैरामेरिबो जो है वो इराक के अंदर नहीं है, ये सूरीनाम के अंदर है। सूरीनाम एक कंट्री है, कहाँ पे भाई, साउथ अमेरिका के अंदर, है ना, पैरामेरिबो इज इन सूरीनाम। एंड कैटालोनिया जो है स्पेन वाले रीजन को कैटालोनिया बोलते हैं, तो सही बात है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हमको बात किसकी करनी है भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करनी है। दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलोंग द वेस्टर्न फ्लो, बिल्कुल सही बात है यार। ये हमारे पास यूरेशिया मतलब जो यहाँ पे यूरोप वाला रीजन वहाँ से आते हैं, लो प्रेशर एरिया होते हैं, बिकॉज दिस आर साइक्लोनिक कंडीशंस एंड साइक्लोनिक कंडीशंस आर व्हाट, दिस आर लो प्रेशर एरियाज, जिससे क्या होता है, बादल बनता है, नीचे से पानी ऊपर जाता है, बादल बनता है तो बारिश होती है। सो बिल्कुल सही बात है ये। दिस आर द कॉज ऑफ मोस्ट विंटर एंड प्री मानसून सीजन रेनफॉल अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जो पंजाब हरियाणा एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो बारिश होती है ड्यूरिंग दी विंटर सीजन, वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2।
क्वेश्चन नंबर 88 है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, हाउ मेनी ऑफ द गिवन फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब क्या होता है भाई, जो हीट जो कि एक कंट्री या फिर एक अर्थ जो हीट रिसीव कर रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सोलर रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो जो ये इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे एंगल है तो जो होगा सोलर इंसुलेशन कम होगा, लेकिन इस प्रकार से अगर यहाँ पे एंगल है तो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। अगर रोटेशन जो है, क्योंकि लोग देखो ये अर्थ का टिल्टेड एक्सिस है यार, है ना, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो इस रीजन है ना, इस रीजन जो ऊपर साइड में है वहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ता है। ओके, तो टिल्ट एक्सिस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता ही पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, सपोज करो जो हमारे पास इक्वेटर, वहाँ पे ड्यूरेशन का जो नेट और डे एंड नाइट बराबर होता है, बट जो पोल्स हो गए जो कि नीचे साइड में है सपोज करो, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया डे का, तो वहाँ पे इंसुलेशन कम होगा। एटमॉस्फेयर में गंदगी है, ट्रांसपेरेंसी कम है, तो वहाँ पे इंसुलेशन कम होगा, है ना। जहाँ पे क्लियर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग इंसुलेशन, तो ऑल द 4 फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग इंसुलेशन। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 है कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हमसे पूछा गया है यार। हाउ मेनी ऑफ देयर आर द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ। देखो दो तरह का ग्रोथ होता है, एक होता है नेचुरल ग्रोथ, एक होता है एक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ दो चीजें होती है नेचुरल ग्रोथ में, एक बर्थ होता है, एक डेथ होता है। ठीक है, तो सिर्फ क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, दो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज व्हाट वी कॉल नेचुरल ग्रोथ। लेकिन एक होता है हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में हमारे पास बर्थ भी होते हैं, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन का जो कंपोनेंट है ना वो एक्चुअल ग्रोथ में आता है। तो लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, नेचुरल ग्रोथ, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और नेचुरल ग्रोथ में भी बोलेंगे यार माइग्रेशन इज अ फैक्टर दैट इसको अफेक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है भाई। माइग्रेशन जो है नेचुरल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता, मैरिज तो वैसे भी नहीं करता, लेकिन माइग्रेशन जो है वो एक्चुअल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अगर हमसे ये पूछता कि हाउ मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स आर अफेक्टिंग द एक्चुअल ग्रोथ, तो हम बोलते हैं कि हाँ क्रूड बर्थ रेट, माइग्रेशन और क्रूड डेथ रेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया नेचुरल ग्रोथ, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 90 है यार कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमको डीपीएसपी की बात करनी है, ये सोशलिस्ट नेचर के कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिस्ट मतलब समाज के विकास की बात करते हैं, सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए, सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, है ना, सब चीज़ें बराबर सबके समाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ये होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड इन द पॉपुलेशन और इन द पुअर, बिल्कुल सही बात है यार। आर्टिकल 39A जो है वो किसके बारे में बात करता है, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस की बात करता है, जो कि एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना। बिकॉज एक अमीर आदमी जस्टिस के साथ एक्सेस लीगल एड मिल रहा है किसी भी अमीर आदमी को, बट एक गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है, तो एक तरह से सोशलिस्ट प्रिंसिपल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमारे पास 39A जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये बोलता है कि हाँ भाई हर आदमी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। एंड टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, बिल्कुल सही बात है यार, सब कंडीशन आदमी काम करने का सेम होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। टू टेक स्टेप्स, ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यस ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, बिकॉज कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते थे। एंड कार्ल मार्क्स इज इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ व्हाट, ही इज एन इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है ये। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा ऑल 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ऑल 3 यार। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी एज अ ब्रिटिश पोसेशन, जो EIC का जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर उसको ब्रिटिश पोसेशन पहली बार किस एक्ट ने बोला, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार ये एक्ट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का प्रोविजन ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको ब्रिटिश पोसेशन बोला गया अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्वेश्चन 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 16। हमको बात किसकी करनी है, आर्टिकल 16 की बात करनी है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो मेंशन्ड है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन देयर स्टेट, नो। जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो पार्लियामेंट है वो बोल सकता है कि हाँ भाई इस स्टेट के लिए रेसिडेंट जो है, रेसिडेंस जैसे कि हमारे पास जो 85% रिजर्वेशन है, सपोज करो कि यार अपने पास ऑल इंडिया AIPMT नीट में हमारे पास 85% जो रिजर्वेशन है वो किसी स्टेट ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने बोला कि भाई 85% स्टेट को रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये स्टेट ने नहीं बनाया, ये हमारे पास आर्टिकल 16 के अंदर है। ये
द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल सही बात है। जो स्टेट है, सपोज करो हमने बात की महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, सपोज करो किसी भी पब्लिक सर्विस में, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो क्या कर सकता है, एक रिजर्वेशन वहां पे निकाल सकता है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, टू ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ना। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स इन इंडिया, हमको बात की करनी है, हाई कोर्ट्स की बात करनी है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1866। ये देखो, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1862 का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1862 में पहली बार 3 जगह, मद्रास, कलकत्ता एंड बंगाल, मद्रास, कलकत्ता एंड बंगाल के अंदर हमारे पास क्या हुआ, सॉरी मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, 3 हाई कोर्ट बनाए गए, इसीलिए 1862 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट भी आया, ठीक है, स्टेट भी रिकॉग्नाइज हुए उस एक्ट से, उस अमेंडमेंट से। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1956 का, उसने ऑथराइज किया दी पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। बिल्कुल सही बात है, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट, जैसे जनरली हमारे पास जो उस समय तो उतने हाई कोर्ट्स नहीं थे ना, तो जो हमारे पास गोवा था है ना, उस समय यूनियन टेरिटरी था, गोवा का हमारे पास हाई कोर्ट, गोवा और महाराष्ट्र का सेम है बॉम्बे के अंदर, ठीक है, हमारे पास अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट बंगाल का सेम है कलकत्ता के अंदर, तो ये हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट। तो यूनियन टेरिटरीज की बात भी हो रही थी क्या इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 94 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज नॉट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। इनमें से कौन सा कैबिनेट कमिटी जिसका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं होते। देखो भाई, जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होते हैं ना, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर। बाकी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गया, अपॉइंटमेंट कमेटी हो गया, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी हो गया, उसके जितने भी चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। बट जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है, इसके चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर। सो इसके चेयरमैन नहीं है वो, और हमसे पूछा गया कि इसके चेयरमैन वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 95 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म जो है बेसिक फीचर है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने बोला, एसआर बम्बई केस, जो कि इमरजेंसी लगा दिया था भाई एसआर कर्नाटका के अंदर, उसके ऊपर केस चल रहा था, वो उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भाई, फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको छेड़खानी इसके साथ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो आप प्रेसिडेंट्स रूल कहीं भी लगा रहे हो तो उसका एक कारण होना चाहिए, एक तथ्य के बेसिस में होना चाहिए प्रेसिडेंट्स रूल। Now question number 96 है, consider the following pair about the Indian Constitution. How many of the above pair are correctly matched? ये हमसे पूछा गया है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 20 जो है नो डबल जे पार्टी, नो डबल जे पार्टी का मतलब समझना, अंधा कानून पिक्चर देखे है ना, तो अंधा कानून पिक्चर में एक आदमी को एक है ना, एक गुनाह की 2 सज़ा नहीं मिल सकती, 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। उस आदमी ने एक बार एक आदमी का मर्डर कर दिया, लेकिन जो जिंदा था ना, है ना, उसको जेल हो गया, फिर आया और फिर उसने मार दिया उसको, और फिर कार्रवाई चली कि आप उसको मार दिए हो, आपके ऊपर फिर से जेल होगा। तो उसने बोला, सही बोला यार, कि एक आदमी को एक गलती की 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है ना। सो यही है नो डबल जे पार्टी, जो कि आर्टिकल 20 के अंदर मेंशन्ड है यार। आर्टिकल 21 क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये आर्टिकल 20 नहीं है, आर्टिकल 20 डील विद राइट टू लाइफ, ठीक है ना, ये राइट टू लाइफ के साथ डील करता है। जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब पिछले, आज कानून बना के कल किसी आदमी ने कोई सजा की है, कल मतलब यस्टरडे में कोई आदमी ने किसी ने गुनाह किया है, उस गुनाह के लिए कोई सजा ही नहीं है, तो आज टुडे, आज सजा, आज कोई भी कानून बना के कल की गलती की सजा दे सकते हैं, उसको नहीं दे सकती। इसको क्या बोलते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लाइक जो निर्भया केस हुआ था, उस आदमी ने जो 17 ईयर का था, उसमें कोई कानून नहीं था भाई कि 18 से नीचे वाले जो अपराध करते हैं वहाँ पे उसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन उस दिन मतलब कानून अपराध करके बाद में कानून बना के उसको उसके ऊपर सजा दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। सो इसीलिए उसको 12 साल मतलब उसको सजा मतलब 18 साल होने का इंतजार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 के अंदर आता है, नॉट अंडर आर्टिकल 21। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा गया यार, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमको ABD की बात करनी है, ABD मतलब एबडुलियर्स, ADB है भाई ये, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करनी है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स कंट्री। ना भाई ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक को ना, जो बोल रहा है ना स्टेटमेंट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, वो हमारे पास ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था, वो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इट एम टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट इज हेडक्वार्टर इन शंघाई चाइना ना,
जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला के अंदर। और मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली वन, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 98 है विद रेफरेंस टू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF की बात करनी है भाई, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ लेंडिंग फैसिलिटी ऑफ द फंड, इट इज लेंडिंग फैसिलिटी, उधारी देने का एक तरीका है भाई जिसको वर्ल्ड बैंक देता है क्या ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो होता है वो यहाँ पे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से पैसा देता है उधारी में, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है यार। Funds under the EFF generally are not formulated on a precautionary basis in anticipation of future balance of payment problem, ये भी सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली 2। ना क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी सपोज करो चाइना साला, चाइना क्या करता है बताऊँ? चाइना क्या करता है, सस्ते सस्ते दाम पे मोबाइल बना लेता है, अब उसको इंडिया के अंदर कम टैक्स लगा के यहाँ भेज देता है, तो यहाँ की जो मार्केट है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो हमारी सरकार क्या करती है, चाइना के दाम जो कि कुछ असली जो कॉस्ट है उसका और भी कम है, जितना 7,000 में सपोज कर कोई भी Xiaomi का मोबाइल को बेच रहा है उसका असली कॉस्ट तो 4,000 है, बट 3,000 हमारी सरकार जो है उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसको उत्तर तक पहुँचाती है, नहीं तो हमारे देश में जो लोकल कंपनीज है तो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सो एंटी डंपिंग ड्यूटीज की बात करनी है यार। द पर्पस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज टू रेटिफाई द ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑफ डंपिंग एंड रीएस्टैब्लिश फेयर ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। Like custom duties, anti-dumping duties fall in the realm of trade and fiscal policies of the government। ना भाई ना, जो कस्टम ड्यूटीज होते हैं वो तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर आते हैं किसी भी गवर्नमेंट का। फिजिकल पॉलिसी जो है फाइनेंस मिनिस्टर देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नर ऑफ RBI देखता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। हमको डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना। तो फिजिकल पॉलिसी मतलब सरकार जो है वो कस्टम ड्यूटीज लगाती है, RBI नहीं लगाता कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है क्या वो भी सरकार का पार्ट है? ना भाई ना, ये जो है हमारे पास स्टेट का पार्ट नहीं है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ठीक है। इन द लॉन्ग टर्म एंटी डंपिंग ड्यूटीज कैन रिड्यूस द इंटरनेशनल कंपटीशन और डोमेस्टिक कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल कंपटीशन कम कर देगा। सपोज करो मोटरोला को यहाँ पे ऊपर भेजना है, बिकॉज हमको तो एक्सपोर्ट करना है, अपने देश को बढ़ाना है, तो हमको एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाना पड़ेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बोथ 1 and 2, मतलब ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ना भाई ना, सपोज करो इस स्टेट के अंदर हमारे पास एक ही स्टेट के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसको हमारे पास स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये देखता है। अगर सेंट्रल है मतलब एक से ज़्यादा स्टेट में है तो उसको देखता कौन है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, नॉट द लोकल बॉडीज। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कुड रेज कैपिटल थ्रू द इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल सही बात है यार। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कि ये स्टेटमेंट सही बात है। नाबार्ड जो है कोऑपरेटिव बैंक के लिए एपेक्स बॉडी है भाई, ये भी सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये खत्म होता है यार, तो एंड करते हैं टेस्ट को। तो एक क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बताया ही है भाई, मैंने यहाँ पे गलती टिक कर दिया। भावभूति ने नहीं, नागानंदा को तो हर्षवर्धना ने लिखा है, स्वप्ना वशवदत्ता को भाष्य ने लिखा है, विक्रम मोशम को कालिदास ने लिखा, तो ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बस एक ही रुका था, तो ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शनल टेस्ट आया था मॉक वाले सीरीज़ में,